Hi, this is डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर फ्रॉम पुणे। सारी महिलाओं को, लड़कियों को ये कहा जाता है कि आपको पेन सहन करना आना चाहिए, पेन सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी, पेन बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। अच्छी बात है, मैं उससे सहमत हूँ किसी हद तक, लेकिन कहाँ तक? हाँ, अगर कोई मेडिकल इशू है और आपको कोई पेन अगर बार बार आप महसूस कर रहे हैं, जैसे कि मेंसेस के टाइम आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेनफुल मेंसेस होते हैं, आपको कमर में दर्द रहता है, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं, तो हम कहाँ तक बेयर करेंगे? और हम ये कब समझेंगे कि देयर कुड बी एन इंटरनल इशू, कोई बीमारी यूट्रस में, ओवरीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? 50% ऑफ द केसेस दैट वी गेट, जो 50% केसेस हमारे पास आते हैं, जो पेल्विक डिजीज़, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो बहुत सालों से ये पेन बेयर कर रहे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, चल रहा है, होता ही है। और उनके घर के लोगों ने भी शायद उन्हें यही बताया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी को भी होता था, मासी को भी होता था। बट इसके चक्कर में ना हम इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस बीमारियों को हम मिस कर देते हैं। कुछ बीमारियों के मैं नाम बताती हूँ जो काफ़ी पेनफुल होती हैं एंड दे रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो पहला तो है सिस्ट, ओवरी में सिस्ट। अगर बड़े सिस्ट हैं ओवरी में और सॉलिड सिस्ट हैं, सिंपल सिस्ट नहीं, अदर काइंड ऑफ सिस्ट, तो दे यूजुअली कॉज पेन। तो साइड्स में, पेट के दोनों साइड में या जिस साइड आपको सिस्ट है उस समय पेन होता है और बैक में भी पेन रेडिएट होता है। एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल। ये सबसे ज़्यादा ख़राब पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें पेन जो है वो कई बार बर्दाश्त के बाहर भी होता है। इसके अलावा बल्कि यूट्रस, अगर यूट्रस बड़ा या सूजा हुआ है तो पेन और ब्लीडिंग दोनों कॉज करता है और ये पेन नीचे पेड़ू में और बैक में दोनों में भी होता है। इसके अलावा फाइब्रॉइड, यूट्रस में कई बार फाइब्रॉइड साइलेंट होते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, बस वो रहते हैं वहाँ पे, आपको पता भी नहीं पड़ता, लेकिन कई बार वो पेन और ब्लीडिंग दोनों चीज़ें कॉज करते हैं। एंड मज़े की बात यह है कि पेशेंट हमारे पास पेन ब्लीडिंग के लिए नहीं आते, दे कम फॉर हेयर फॉल, क्योंकि इतना सब खून जाने के बाद उन्हें एनीमिया हो जाता है। सो वो बालों के ट्रीटमेंट के लिए और इस चीज़ के लिए हमारे पास आते हैं। एनीमिया के बाद बाल झड़ते हैं, जाहिर सी बात है। सो दे कम टू अस फॉर हेयर फॉल, तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट हेयर देन अदर थिंग्स। एंड व्हेन वी टेक अ हिस्ट्री लेते लेते हम ये जानते हैं कि इनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो सहन कर रहे थे। इसके अलावा पेल्विक इन्फेक्शंस, अगर आपके पेड़ू में कहीं दर्द है, पेल्विक इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसका इलाज बहुत ईजीली हो जाता है। दूसरी चीज़ें, यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन या किडनी में पथरी, उसका पेन भी आपके बैक के दोनों साइड्स, इस एरिया में यहाँ फील होता है ज़्यादा करके, और वो पेन कई बार आगे की तरफ भी रेडिएट होता है, थाइज में भी जाता है। सो ये अलग अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं इस पेन के। ज़्यादातर इसमें से जो 90% प्रॉब्लम्स हैं उनको एक सिंपल सोनोग्राफी, है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी से कंफर्म किया जा सकता है, विच इज़ वेरी इजी। और छोटे शहरों में, गांव में भी सोनोग्राफी की सुविधा होती है। ठीक है, अब मैं सिम्टम्स की बात करूँगी। पेल्विक पेन के साथ और क्या सिम्टम्स हमें आते हैं अगर ये सब बीमारियों में से कुछ है तो बिसाइड्स द पेन, जो कि पेड़ू में, बैक में, थाइज में हो सकता है, मेंसेस के दौरान भी हो सकता है, मेंसेस के अलावा भी हो सकता है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लड जाना, खून के थक्के निकलना, क्लॉट्स जाना मेंसेस में, या रैंडम ब्लीडिंग, कभी भी ब्लीडिंग हो गई, ऐसे भी होता है कई बार। पेनफुल सेक्स, इंटरकोर्स में तकलीफ होना, ये भी एक सिम्टम है। ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आना या यूरिन होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो जाना, मतलब यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, पेशेंट बोलते नहीं हमें जल्दी से भागना पड़ता है, हम होल्ड नहीं कर पाते हैं, ब्लैडर पे दबाव फील होता है, क्योंकि कई बार बल्कि यूट्रस है, फाइब्रॉइड्स है, वो ब्लैडर पे प्रेशर डालते हैं। कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी होता है, मतलब पेट साफ नहीं होता है, उन्हें तकलीफ से मोशंस होते हैं, ये भी एक सिम्टम है। इसके अलावा एनीमिया यानी कि खून की कमी और हेयर फॉल, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये सारे सिम्टम हमें नॉर्मली इन सभी बीमारियों में देखने में मिलते हैं। सो वी कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। और अच्छी बात यह है कि ये सारी बीमारियाँ होम्योपैथी से ट्रीटेबल है, क्योरेबल भी है, और बहुत इजीली क्योरेबल है, कोई उसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ एक एंडोमेट्रियोसिस जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगेन वी हैव गुड एंड सेफ ट्रीटमेंट फॉर दैट। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, घर पर क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एक तो वेट लॉस, अगर आप ओबीस हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, आपके लोअर पोर्शन में पेट और पेड़ों के आसपास चर्बी ज़्यादा है, तो उसको घटाना पड़ेगा आपको, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हैवी डाइटिंग मत करिए, लेकिन डाइट में थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स कम करिए और बाज़ार की चीज़ें, बाहर की चीज़ें खाना बिल्कुल कम करिए। अगर फैटी लिवर है तो फैटी लिवर का भी इलाज करिए, क्योंकि उसके साथ ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हार्मोन्स की जुड़ी हुई हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को इसके साथ में फैटी लिवर भी होता ही है।
तो उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे, उसके लिए मेडिसिन, डाइट एंड एक्सरसाइज ये सब करेंगे। वेट लॉस करने से डेफिनेटली आराम मिलता है। एंड ये बीमारियाँ हमने देखा है कि ओवरवेट फीमेल्स को ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इसके अलावा हार्मोनल पिल्स ये सब अवॉइड करेंगे, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है, छोटी छोटी लड़कियां भी ले रही हैं, ये सब हम अवॉइड करेंगे। और इसके अलावा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया वो पॉसिबल है, उसके लिए आप नियर बाय होम्योपैथ से कंसल्ट करिए। आसपास अगर एमडी होम्योपैथ हैं तो और भी अच्छी बात है, ये आप कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, एनीमिया। इन सारी प्रॉब्लम के साथ एनीमिया, वीकनेस, विटामिन डेफिशिएंसी ये सब जुड़ी हुई है, क्योंकि आपके बॉडी में से ब्लड जा रहा है तो आपकी बॉडी में से सारे न्यूट्रिशन जा रहे हैं, तो आपको खून की कमी इन जनरल, सारे विटामिन लो होना इन जनरल ये हो सकता है। तो टाइम टू टाइम थोड़े से विटामिन भी खाएंगे, और उसके साथ ही साथ डाइट भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जितना ब्लड हमारा बन रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा विद डाइट एंड सम सप्लीमेंटेशन। सो फॉर दैट यू कैन सी आवर ब्लॉग ऑल्सो, वी हैव अ ब्लॉग जहाँ पे आयरन के लिए, B12 के लिए डाइट सब दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं, और यू कैन कनेक्ट विद अस। एंड इवन फॉर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर दीज प्रॉब्लम्स यू कैन कनेक्ट विद अस। अदर देन दैट, कौन सा पेन नॉर्मल होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करती हूँ। मेंसेस में थोड़ा सा टॉलरेबल पेन अगर हो रहा है तो उसके लिए हम यूजुअली ट्रीटमेंट सजेस्ट नहीं करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी पेनफुल मेंसेस हैं तो उसके लिए थोड़ा बहुत मेडिसिन पेन कंट्रोल के लिए हम सजेस्ट करते हैं, स्पेशली फॉर स्मॉल गर्ल्स। अगर छोटी बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं जिनको कोई मेजर इशू नहीं है, सिर्फ पेनफुल मेंसेस है, तो भी हम उनके लिए काफ़ी सेफ ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं। उसके अलावा ओव्यूलेशन यानी कि जब अंडा बनता है 15वें 16वें दिन वगैरह, तब थोड़ा सा पेन अगर होता है जो कि माइल्ड होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा बैक पेन फील होता है, विजाइना से थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये आप टॉलरेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा पेन है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट करिए, आप डॉक्टर के पास जाइए और हेल्प सीख करिए। सो थैंक यू, बाय बाय।